Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC द्वारा आयोजित साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी परीक्षा जिसकी जो प्रस्तावित तिथि है वो 22 नवंबर 2026 है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये फ्री वीडियो सीरीज है जिसका नाम है प्रज्ञान, और इस सीरीज का आज है क्लास 2। ओके तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, क्लास 1 में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियोस की जो ड्यूरेशन है उसे 30 टू 35 मिनट्स रख सकूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया था कि मैम जब वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार डेटा इश्यूज आ जाते हैं, डेटा नहीं रहता है उतना, या डेटा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है एक ही क्लास में। कई बार वो इंटरेस्ट भी लैक कर जाते हैं जबकि कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, राइट। तो इसलिए मैंने वीडियोज का जो ड्यूरेशन है उसे 30 टू 35 मिनट्स रखने की कोशिश की है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप पहले क्लास 1 देखिए साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर, उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि हम कर ये रहे हैं कि पहले हम जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, हम उस पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, और उसके बाद क्लास 2 में हम उसी का जो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड स्कोप्स। ये हमने क्लास 1 में कवर किया था, इस हमने कवर किया था क्लास 1 में इसका थ्योरी। और आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है। अब पीवाईक्यू से मेरा मतलब सिर्फ साइंटिफिक ऑफिसर की परीक्षा नहीं है, यूजीसी नेट भी फॉरेंसिक साइंस पर एग्जाम कंडक्ट करता है, राइट। फॉरेंसिक साइंस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर सेम सिलेबस जो है वो पूछा जाता है। अदर स्टेट्स में भी साइंटिफिक ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं, जहां पर लगभग जो सेम पार्ट्स ऑफ सिलेबस है उनसे लिए गए प्रश्नों से मैंने ये क्वेश्चन सेट्स जो है वो तैयार किए हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे कल की थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक था तो शायद आपको प्रश्नों का स्तर यहाँ पर मॉडरेट लगे, राइट, बट द टॉपिक वॉज वेरी इजी। बहुत एडवांस टॉपिक नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे तो प्लीज उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आप पहली बार कोई वीडियो प्रोपीसिस चैनल का देख रहे हैं तो प्लीज, और साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरा मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्लास 1 जरूर देखें, तभी आपको क्लास 2 अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चाहें तो जहां पे आप प्रोपीसीएस चैनल देख रहे हैं वहां पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा है, वो मेंबरशिप है। ओके, साइंटिफिक ऑफिसर की जो एडवांस्ड कंटेंट होगा, एडवांस कंटेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा सिलेबस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर करूंगी वीडियोस के माध्यम से। कल आप में से एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये सफिशिएंट है, सो टू माई लेवल बेस्ट मैं यहाँ पर जो आपको कंटेंट इस फ्री सीरीज के माध्यम से देने का प्रयास कर रही हूँ वो बेस्ट है, इट इज माई बेस्ट आई कैन से। और मैंने बहुत थॉरो स्टडी करके वो नोट्स मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये एक फ्री सीरीज है तो यहाँ पे कंटेंट कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑलवेज, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े एंड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझे दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप बता सकते हैं आपको क्लास में क्या चेंजेस चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करूं और ज्यादा बाइलिंगुअल हूं, या मैं आपको जो भी फीडबैक है आपका वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, प्रोपीसीएस चैनल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंटेंट आपके लिए ही बना रहे हैं, राइट। तो आपको पसंद आना जरूरी है, आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी, प्रिंसिपल एंड स्कोप्स, ये हम कर चुके हैं। इसका थ्योरी हम कर चुके हैं क्लास 1 में, और अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने पहले ही कहा आपको लेवल यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है बिकॉज ये पार्ट थोड़ा सा इजी था। ओके, सो द वर्ड फोरेंसिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू कि जो फोरेंसिक टर्म है वो किस भाषा से डिराइव की गई है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जा रहा है कि इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है पीवाईक्यू एग्जैक्टली कॉपी हो जाए आपके पेपर में। ओके, द वर्ड फोरेंसिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से फोरेंसिक शब्द जो है उसे डिराइव
किया गया है, किस भाषा से उसको लिया गया है। सो लैटिन भाषा है और आपके पास चार ऑप्शन है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से, राइट। तो वी हैव फोर ऑप्शंस, फोरुमा, फोरेंसिस, फॉर्मलिस एंड साइंटिया। ओके, सो ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, सोचिए एंड बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी फोरेंसिस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फोरेंसिस। फोरेंसिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफ द फोरम, ऑफ द फोरम, ऑफ द फोरम। ओके, ऑलराइट। अब देखिए ऑफ द फोरम की अगर आप बात करेंगे तो देखिए अगर हम रोम की हिस्ट्री में जाएं तो फोरम ऐसी जगह होती थी जहां पर जो लीगल डिस्कशंस थे एंशिएंट रोम में वो हुआ करते थे, ठीक है। इसीलिए वहां से ये शब्द लिया गया फोरम, ठीक है, फोरेंसिस। तो फोरेंसिस जो शब्द है वहां से फोरेंसिक शब्द जो है उसे डिराइव किया गया है। और फोरेंसिस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है ऑफ द फोरम। और ऑफ द फोरम क्यों कहा गया? क्योंकि एंशिएंट रोम में जो ऐसी जगह जहां पर लीगल डिस्कशंस होते थे उनको फोरम कहा जाता था, ठीक है, ऑलराइट। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ द फोरम इसका करेक्ट आंसर दैट इज फोरेंसिस। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, नंबर वन ये एक लैटिन वर्ड है, फोरेंसिक शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। या ओके, तो आपको याद रखना है कि फोरेंसिक शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, उसका मतलब होता है, फोरेंसिस शब्द का मतलब होता है ऑफ द फोरम, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरेंसिक साइंस इज प्राइमरीली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर द पर्पस ऑफ। फोरेंसिक विज्ञान मुख्यतः वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है? सो वी हैव फोर ऑप्शंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटरटेनमेंट, जस्टिस एंड बिजनेस। दिस इज क्वाइट इजी, बहुत साधारण सा है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्योंकि कल अगर आपने क्लास 1 देखी हो तो मैंने कहा था आपको दैट इफ वी टॉक अबाउट फोरेंसिक साइंस, तो फोरेंसिक साइंस कुछ नहीं है बट आप उसे इस इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं, साइंस प्लस लॉ। ओके, साइंस इनकॉर्पोरेटेड विथ लॉ इज फोरेंसिक साइंस। व्हाई? बिकॉज जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनका यूज हम करते हैं केसेस को सॉल्व करने में या जुडिशियल सिस्टम्स में जो भी केसेस आते हैं उनको सॉल्व करने में। इसीलिए यहाँ पे एक लीगल पार्ट है इसका, दैट इज लॉ, ठीक है। सो साइंस प्लस लॉ इज नथिंग बट फोरेंसिक साइंस। ओके, सो टू डिलीवर जस्टिस हम कहा किसका यूज कर रहे हैं? साइंस का यूज कर रहे हैं और उसी को हम फोरेंसिक साइंस कह रहे हैं। सो फोरेंसिक साइंस इज प्राइमरीली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं? वी अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स। कहां पर अप्लाई करते हैं? लॉ, और आप कह सकते हैं लीगल मैटर्स में हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट द जुडिशियल सिस्टम कैन डिलीवर जस्टिस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम with our next question, that is question number 3. Which principle states every contact leaves a trace? ये हमने देखा था, इसका हमने एक एग्जांपल भी बहुत बढ़िया सा किया था कि मान लीजिए चोर आपके घर आया, ठीक है, तो हो सकता है आपके घर के फ्लोर में जो कारपेट बिछा है उसका फाइबर चोर के शूज में आ जाए। ओके, तो एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मूवीज में कहा जाता है कि जो चोर है वो कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ जाता है, राइट। वो एक्चुअली इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल से आ रहा है, दैट इज एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ये सिद्धांत को आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हर संपर्क एक निशान छोड़ जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आपके लिए मुश्किल है, कंसेप्ट पढ़ा है तो बहुत ईजी है, इजीएस्ट, ये टॉपिक ही ईजी है, मैंने आपको बताया, राइट। तो प्लीज अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो जाकर क्लास 1 देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्लास 2 में आइए। अभी भी मैं आपको ये कह रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दिस इज ऑप्शन नंबर सी। वाई? बिकॉज एडमंड लोकार्ड जो थे, यहाँ पे मैं नाम एक बार फिर लिख देती हूँ, आपको याद रखना है वैसे ये, ठीक है। एडमंड लोकार्ड जो थे
उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, द लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इसलिए हम कह रहे हैं इसको, उनका नाम था सर एडमंड लोकर्ट। तो उन्होंने प्रपोज किया दैट व्हेनेवर द टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अकर्स, यानी जब भी कोई दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, राइट? सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लोकर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई ड्यूटी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी आपका फीडबैक है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंसेज, आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस है, ए बी सी डी। ओके, फ्रांसिस गैल्टन, एडमंड लोकर्ट, एलेक जेफरी और हैंस ग्रॉस। सो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए आप कि क्यों कहा जाता है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडमंड लोकर्ट। अभी हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज की हम जब बात कर रहे थे तो हमने यही नाम देखा था, राइट? तो एडमंड लोकर्ट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्राइम लेबोरेटरी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। याद रखिएगा, ही हैज established the first crime लैबोरेटरी। ठीक है, और बाकी तीन नाम फ्रांसिस गैल्टन, एलिक जेफरी, हैंस ग्रॉस, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है फॉरेंसिक साइंस में, ये आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन फ्रांसिस गैल्टन, एलिक जेफरी एंड हैंस ग्रॉस का क्या कंट्रीब्यूशन था ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, सो द फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस इज एडमंड लोकर्ट। वाई? बिकॉज ही हैज established द फर्स्ट क्राइम लेबोरेटरी एंड ऑल्सो प्रपोज्ड द एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये याद रखना है आपको, अभी प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा ही है, तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहली क्राइम लैबोरेटरी स्टैब्लिश की थी और साथ में इन्होंने एक मेजर प्रिंसिपल दिया फॉरेंसिक साइंस को, विच इज नोन एज द एक्सचेंज, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द बुक द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स वाज रिटन बाय। चलिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये किसने लिखी थी आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑथर्स का नाम भी पूछा जाता है, राइट? सो वी हैव अगेन फोर ऑप्शंस, एलेक जेफरी, सॉन्गसी, हांस ग्रॉस और मैथ्यू और फिला। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो ये जो बुक है ना, प्लीज ध्यान से समझिए दैट इसको सबसे पहली फॉरेंसिक किताब समझा जाता है, या सबसे पहला फॉरेंसिक टेक्स्ट इसको समझा जाता है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, दिस बुक द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फॉरेंसिक टेक्स्ट। ओके, ऑलराइट, तो ये जो किताब है द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, इसके जो ऑथर है इट्स सॉन्गसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड दिस बुक द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फॉरेंसिक टेक्स्ट। ये याद रखिएगा, लगभग 1248 में इसको लिखा गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 1248, ठीक है, और इसे फर्स्ट फॉरेंसिक टेक्स्ट समझा जाता है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे पूछ रहे थे द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स बुक किसने लिखी, यहाँ पे पूछा फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंसेस किसको कहा गया। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये है, फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कौन है? एडमंड लोकर्ट तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस, तो हमने एडमंड एडमंड लोकेट वहां पे नाम जाना। ठीक है, अभी हमारे पास प्रश्न है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। सो यहाँ पर अगर हम फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वी हैव अगेन फोर ऑप्शंस, हैंस ग्रॉस, एडमंड लोकर्ट, मैथ्यू और फिला, फ्रांसिस गैल्टन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मैथ्यू और फिला। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अगर हम मैथ्यू और फिला के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने पॉइजन डिटेक्शन की साइंटिफिक मेथड प्रिपेयर की है। ओके, scientific method scientific method for poison डिटेक्शन।
ठीक है। ऑलराइट, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, मैथ्यू और फिला, याद रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, देखिए यहाँ पे इतना जो साइंटिस्ट के नेम है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे पीवाईक्यूज में इसको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, याद रखिएगा, इट इज डेवलप्ड इन 1984। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज डेवलप्ड इन 1984। और अगर आप बाय की बात करते हैं किसने डेवलप किया, सो इट इज सर एलेक जेफरे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय सर एलेक जेफरी इन 1984, ये याद रख लीजिएगा। दिस इज VVIMP, इसको आप नोट भी कर लीजिए, ओके। सो मैंने कल की क्लास में भी एक टेबल के माध्यम से डिस्कस किया था, तब भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय सर एलेक जेफरी इन 1984, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, सबसे पहला जो प्रथम फिंगरप्रिंट ब्यूरो है भारत में, उसकी स्थापना कहाँ की गई या उसको कहाँ स्थापित किया गया। सो हमारे पास है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ओके। तो 1897 में फर्स्ट ब्यूरो ऑफ फिंगरप्रिंट या फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कोलकाता, प्रेजेंट डे कोलकाता, दैट्स कलकत्ता, यहाँ पर किया गया था, ये आपको याद रखना है, राइट। So the first fingerprint bureau in India was established in Kolkata in 1897. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which branch of forensic science deals with poisons and toxic substances? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ओके। बिकॉज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में हम विषैले पदार्थों को या विषों का अध्ययन करते हैं, मीन्स वी डील विथ पॉइजन एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस अंडर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इस बात को आपको समझना है, ओके। Alright, so if we talk about forensic toxicology, it examines poisons and drugs and toxic chemicals which are involved in crime. Remember that, okay? So forensic toxicology is the branch of forensic science that deals with poisons and toxic substances, okay? Alright, let's move to the next question. Which principle states that every object is unique? अभी हमने एक principle देखा था, principle of exchange, किसने दिया था वो जल्दी से बताइए, ओके। ऑलराइट, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस भी कहते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिक? हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिक है, कौन सा प्रिंसिपल कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन या प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ये सवाल है, ओके। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। देखिए आपकी फिंगरप्रिंट जो है ना वो यूनिक है, आपके अलावा वो फिंगरप्रिंट किसी का नहीं है, राइट। आपके पास जो डीएनए है, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक। जो डेटा डीएनए आपके पास बेस पेयर का सेट है वो यूनिक है, ओके। ऑलराइट, आप इसलिए आपकी डीएनए प्रोफाइल यूनिक होती है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिक, प्रत्येक वस्तु अद्वितीय होती है, और इसी की वजह से हम जो फोरेंसिक साइंस है उसमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट आपके हैं वो आपके अलावा किसी और के नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर कोई फिंगरप्रिंट्स का ट्रेस हमको मिल रहा है क्राइम सीन से, तो हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि वो किसके हो सकते हैं। जो अब आपका पुलिस सिस्टम है वो पहले अपने डेटाबेस में चेक करता है सिमिलर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको, और उसमें से फिर सस्पेक्ट जो हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर कस्टडी उनकी ली जाती है, उनको इंक्वायर किया जाता है, और बहुत सारी प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल डेटा के आधार पर भी उनको देखा जाता है या उनकी हियरिंग की जाती है, उनको कस्टडी में लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिक? इट्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ओके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल? कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती। अगेन वी हैव फोर ऑप्शंस: प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती, मतलब एवरीथिंग इज यूनिक, है ना, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ओके। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। कोई भी दो वस्तुएं बिल्कुल समान नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब वो यूनिक होती हैं, विच इज
अंडर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज? ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है ये किसने दिया था, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज किसने दिया था? द फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस, सर एडमंड लोकर्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी एडमंड लोकर्ट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड विथ लाइक, इसको प्लीज ध्यान से समझिए। द प्रिंसिपल ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड विथ लाइक रेफर्स टू, समान वस्तु की तुलना समान वस्तु से की जा सकती है, किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। कौन से प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस से ये संबंध रखता है? सो वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, राइट? तो देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि किसी क्राइम सीन से मुझे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ओके? तो जो अगर वो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स हैं और मैं उनको एनिमल फिंगरप्रिंट्स के डेटाबेस से मिलाऊं, ठीक है, तो क्या मुझे कभी भी कोई मैच मिलेगा? कभी भी कोई क्लियर मैच मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद द लाइक, राइट? सो वी हैव टू वी कैन ओनली कंपेयर सिमिलर थिंग्स, है ना? मतलब अगर एक ह्यूमन फिंगरप्रिंट की आप बात करें तो ह्यूमन फिंगरप्रिंट को यदि आप ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के डेटाबेस से मैच करेंगे तो हो सकता है आपको कोई मैच मिल जाए, लेकिन क्या ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स को एनिमल फिंगरप्रिंट से मैच करने में कोई मैच मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? सो द प्रिंसिपल ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड विथ लाइक इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, ओके? बट इसमें साफ साफ कहा गया है कि तुलना हमेशा उपयुक्त मानक नमूने से की जानी चाहिए। इसका मतलब हमेशा एक जैसी वस्तुओं की ही तुलना की जानी चाहिए, ओके? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एविडेंस चेंजेस विथ टाइम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। वी हैव फोर ऑप्शंस: प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि एविडेंसेस जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं? अब देखिए जरूरी नहीं है ये प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए जा सकते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स, और पूछा जा सकता है कि कहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज लग रहा है, राइट? तो सॉरी, प्रिंसिपल कहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज लग रहा है, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज होने वाला है, राइट? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, जैसे कि ब्लड की आप बात कर लीजिए, या टिश्यूज हैं, या चलिए आप फिंगरप्रिंट्स की बात कर लीजिए, ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं वो डिग्रेड होती जाती हैं जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि जो इनका डिटेक्शन है वो समय रहते कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आप क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते या क्लियर इंटरप्रिटेशन इन जो प्रूफ्स है उनके आधार पर नहीं कर सकते, है ना? फॉर एक और सिंपल सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपके घरों में जो फल होते हैं, फ्रूट्स, राइट, वो टाइम के साथ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज कोई ताजा फल लेकर आई हूँ, क्या आज से 5 दिन बाद भी वो वैसे ही रहेगा? नहीं, वो वैसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज सेज, दैट एविडेंसेस चेंजेस विद टाइम। सारी चीजें जो है परिवर्तनशील हैं, ओके? तो ये जो प्रिंसिपल है इसे प्रगतिशील परिवर्तन सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज भी कहते हैं, ठीक है? यानी समय के साथ चीजों में या वस्तुओं में परिवर्तन आता है, इसीलिए जो भी आपको कलेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो समय पर कर लेना चाहिए फ्रॉम द टाइम सीन, ओके? नहीं तो टाइम के साथ वो चेंज हो जाएंगे और आपका रिजल्ट उससे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रिंसिपल इज मेनली यूज्ड इन डीएनए एविडेंस इंटरप्रिटेशन? डीएनए एविडेंस के जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कौन सा जो प्रिंसिपल है उसे यूज किया जाता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है: कंपैरिजन, एक्सचेंज, प्रोबेबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। ओके, तो देखिए आपको लग सकता है इंडिविजुअलिटी हो सकती है, आपको लग सकता है कंपैरिजन हो सकता है, राइट? आपको लग सकता है प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब क्यों ऐसा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे डीएनए एविडेंस की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, ठीक है? तो जो डीएनए रिपोर्ट्स आपको मिलती है ना, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दी मैचिंग प्रोफाइल। जो भी डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में जितनी भी मैचिंग प्रोफाइल्स होती हैं, जितनी भी मैचिंग प्रोफाइल्स होती हैं, उन पर बेस्ड एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है,
ओके, और उस स्टैटिस्टिक्स या उस स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पर डीएनए का जो डीएनए है उसका क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात नहीं पूछी गई थी आपसे, आपसे पूछ रहे थे फिंगरप्रिंटिंग की बात होती तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाता, ठीक है, वो नहीं पूछा। क्या पूछा, डीएनए एविडेंस का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। तो डेटाबेस में मैचिंग प्रोफाइल्स रहेंगी, उनका एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, हो भी सकता है, माइट बी द केस, माइट नॉट बी द केस, है ना। तो वो प्रिंसिपल ऑफ आपकी प्रोबेबिलिटी के अंडर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैचिंग प्रोफाइल्स का एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जिसके बेसिस पे डीएनए इंटरप्रेट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। विच लॉ प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स ट्रांसफर ऑफ हेयर, फाइबर और सॉइल ड्यूरिंग अ क्राइम। ये तो सबसे आसान है, अभी हमने बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, लोकस एक्सचेंज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अब हमने सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कहीं ना कहीं देख लिया एक बार, तो अब आपके लिए इजी होना चाहिए। द करेक्ट आंसर एक्सप्लेन्स द ट्रांसफर ऑफ हेयर, फाइबर और सॉइल ड्यूरिंग क्राइम। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। कभी भी कोई भी दो चीजें अगर कांटेक्ट में होंगी तो उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, दैट इज लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। और यहाँ पर हमको वही एग्जांपल के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए। A blood stain found at a crime scene must be compared with the suspect's blood sample. This follows which principle? अपराध स्थल पर मिले रक्त के धब्बे की तुलना संदिग्ध व्यक्ति के रक्त से की जाती है, ये किस सिद्धांत का उदाहरण है। आपसे पूछा एक ब्लड स्टेन मिला क्राइम सीन में, उसको किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, मस्ट बी कंपेयर्ड विद द सस्पेक्ट्स ब्लड सैंपल। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि जो भी ब्लड स्टेन मिले उसको सस्पेक्ट के ब्लड स्टेन जो भी मिल रहा है उसको सस्पेक्ट के ब्लड स्टेन से आपको एक बार कंपेयर करके देखना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ऐसा कहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि एक ब्लड स्टेन मिला है, ओके। तो ब्लड स्टेन जो है, अब अभी हमने कहा था कि सिर्फ एक जैसी चीजों की ही तुलना की जानी चाहिए, तो सस्पेक्ट के ब्लड सैंपल से जो ब्लड स्टेन है पहले उसका कंपैरिजन किया गया, ठीक है। अगर वो ह्यूमन ब्लड समझ में आएगा तो पहले उसको उस ब्लड स्टेन जो है उसको कंपेयर किया जाएगा विद द सस्पेक्ट्स ब्लड सैंपल, ठीक है। और अगर वो सही है, जो भी ब्लड स्टेन आपको क्राइम सीन पे मिला है, मान लीजिए आपने किसी को अपने सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया, ओके, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी को आपने अपने सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया और आपको क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन भी मिला है, तो आपने जितने भी सस्पेक्ट्स हैं आप उन सबका जो ब्लड स्टेन है उसको ब्लड सैंपल है उसको, जो ब्लड स्टेन आपको क्राइम सीन में मिला है उससे कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली किसका था, राइट। सो याद रखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन है, दैट ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड विथ लाइक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सर्टेनिटी इन फॉरेंसिक साइंस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड स्टैटिस्टिकली। देखिए ये ट्रिक है, जहां पे भी आपको ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड देखने के लिए मिले ना, ठीक है, वहां पर ब्लाइंडली आप प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कर दीजिएगा, ब्लाइंडली, ओके। जहां पे भी ये स्टैटिस्टिक्स आपको वर्ड देखने के लिए मिले आप ब्लाइंडली प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे हैं जहां पर भी ये शब्द का उपयोग हुआ है, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि कंफ्यूजिंग भी होते हैं, सिमिलर भी लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा, ओके, ऑलराइट। तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि फॉरेंसिक विज्ञान में निश्चितता अक्सर सांख्यिकी रूप में व्यक्त की जाती है। प्रिंसिपल स्टेट दैट सर्टेनिटी इन फॉरेंसिक साइंस इज ऑफन एक्सप्रेस स्टैटिस्टिकली। ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि इसने ऐसे ये क्राइम परफॉर्म किया हो, है ना, या हो सकता है इस तरीके यहाँ से शूट किया हो सकता है लेफ्ट साइड से शूट किया हो। कितने टोटल साइड है जहाँ से शूट कर सकता था और उनमें से कितने से उसने ट्राई करके देखा है, ये कहाँ से पता चलता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है स्टैटिस्टिकली विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि वीडियोस की ड्यूरेशन सिर्फ 30 to 35 मिनट्स रहेगी, ओके। तो ये इसका फाइनल क्वेश्चन है। आई होप जो हमने कल थ्योरी पढ़ी और आज हमने जो एमसीक्यूज किए उसे आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिख गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ओके। आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो गया होगा, एक रिविजन हो गया होगा आपका। हमने क्लास 1 में थ्योरी की थी और अब हम करने जा रहे हैं अपना फाइनल क्वेश्चन, व्हिच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस क्विक कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि जो साक्ष्य है उनका शीघ्र संघर्ष एवं संरक्षण करना चाहिए।
So we have four options: principle of exchange, progressive change, comparison और individuality. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. क्यों? क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है वस्तुओं में, राइट? तो वो जो प्रूफ्स हैं आपके, उनसे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, क्या वो आपके लिए एक प्रूफ का काम करे, उसके लिए जरूरी है कि आप उनका कलेक्शन और प्रिजर्वेशन टाइमली कर लीजिए. Okay, and that is principle of progressive change. And with this we are there towards the end of this video. हमने लगभग 20 प्रश्न किए, उनसे संबंधित चीजों को भी जाना, समझने का प्रयास किया. और मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ, अगर आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप क्लास 1 के वीडियो में जाके उस स्पेसिफिक पार्ट को एक बार देख लीजिए और एक बार आप एक क्विक रिवीजन ले लीजिए. या आपने जो नोट्स बनाए उन पर आधारित आप उन नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए और फिर से ये छोटा सा वीडियो आप फिर से 2x की स्पीड पे चलाएंगे तो 15 मिनट में कवर हो जाएगा, है ना? तो एक बार इसको करके देखिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन, ये क्लास 2 थी. क्लास 3 में हम एथिक्स के ऊपर बात करेंगे. ओके, एथिक्स एंड हिस्ट्री हम देखेंगे फॉरेंसिक बायोलॉजी की, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट में जाएंगे. यूनिट का 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास और 4 सेशंस में, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे. ओके, आप में से किसी ने मुझसे कल पूछा था कि क्या ये सफिशिएंट है. मैं इसका जवाब यहाँ से देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट, ठीक है? बहुत सारे जो डिफरेंट PYQs हैं उनका थॉरो एनालिसिस करके कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कई बार ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनसे मिले फीडबैक के आधार पर ये कंटेंट मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊं. अब हाँ, कई बार हमारे मन में ऐसा जरूर आता है कि अगर कंटेंट फ्री है तो अच्छा नहीं होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है ना. एक फेमस सेइंग है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जरूरी नहीं है जो चीज आपको दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है वही अच्छी हो सकता है कि कोई चीज जिसको आप शायद कम आंक रहे हो वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो. तो मेरा प्रयास पूरा ये है कि ये आपको एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपको बने, और ऐसे लोग जो कि कोई भी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक अच्छा मटेरियल देने का मैंने यहाँ से प्रयास किया है. तो मेरा प्रयास सार्थक हो ऐसी मेरी कामना है, ठीक है? और आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए ऐसी अगेन मेरी प्रेयर्स हैं. ओके, ऑलराइट. तो प्लीज आप अपना जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए. मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और आपको एक मेंबरशिप का ऑप्शन भी आ रहा होगा. प्रोपीसेस के बाजू में ज्वाइन आपको दिख रहा है. तो एक्सक्लूसिव जो साइंटिफिक ऑफिसर कंटेंट फ्यूचर में मैं अपलोड करूंगी वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में. दिस वॉज क्लास 2. हम क्लास 3 में मिलेंगे जहां पर हम हिस्ट्री और एथिक्स के बारे में बात करेंगे, फॉरेंसिक बायोलॉजी के. ओके, फिर क्लास 4 में हम उसके एमसीक्यूज करेंगे जैसे हमने आज किया. तो आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी. आपका जो भी फीडबैक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मुझे बताइए, क्या अच्छा लगा वो मुझे बताइए. कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो, ये जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है आप मुझे बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो इनकॉर्पोरेट करने से वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट की क्वालिटी इनहांस हो जाएगी तो मैं वो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूंगी. ओके, so thank you so much for watching. Please do not forget to give the video a like, and do not forget to subscribe the channel अगर आप पहली बार चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं. And also do not forget to join the Telegram group for future updates. Thank you so much for watching. All the very best for your preparations. Thank you.